हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। हालांकि इस टॉपिक पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, सेक्शन के साथ, कॉन्सेक्वेंसेस के साथ, पेनल्टी के साथ, जो कैश लिमिट के रूल्स हैं एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, उसके ऊपर आज मैं चर्चा करूंगा। आज मैं आपको 12 तरीके के ऐसे ट्रांजेक्शन टाइप बताने वाला हूं जिन पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैश लेन देन की क्या सेट कर रखी है, लिमिट सेट कर रखी है, और उन लिमिट को अगर आप वायलेट करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो आपको उसके दुष्परिणाम पेनल्टी के रूप में झेलने पड़ सकते हैं। और हम बहुत डिटेल में इन 12 ही तरीके के जो ट्रांजैक्शन टाइप है और उनकी जो कैश लिमिट है, सेक्शन वाइज, रूल वाइज, और अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर आपने उन रूल को वायलेट किया, उन पर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, एंड तक बने रहिएगा और इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पता चल सके कि आपको किसी भी लेन देन करते वक्त कितना पैसा कैश में देना चाहिए और कितना पैसा कैश में लेना चाहिए। और स्पेशली अकाउंटिंग फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आपको टैक्स ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी बुक्स ऑडिट में फॉल करती है, आपकी टैक्स ऑडिट होती है, तो फिर वो ऑडिटर आपके जब वो अपनी टैक्स ऑडिट के वक्त आपकी बुक्स की स्क्रूटनी करेगा तो वो ऐसे ट्रांजैक्शन को आपकी बुक्स से हटवा देगा, यानी आपको वहां पर एक्सपेंसेस अगर हुए हैं तो वो डिसअलाउ कर देगा, तो वहां आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो टैक्स ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम पहले डिस्कस करेंगे कि हम कौन से वो 12 ट्रांजैक्शन है जिन पे आज चर्चा करने वाले हैं। मैंने आपके सामने एक यहाँ पर इमेज ओपन कर रखी है। सबसे पहले तो हम किसी भी खर्चे का कितना पेमेंट कर सकते हैं कैश में। बात पूरी जितनी भी हम चर्चाएं करेंगे उसमें ये नाम आएगा कैश, कैश में कितना कर सकते हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है, भारत में नवंबर 2016 में मोदी सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया था। बड़ी बड़ी करेंसी इंडिया में 500 और 1000 के नोटों को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। फिर उन्होंने एक बार मार्केट में मनी की सर्कुलेशन बनी रहे उसके लिए 2000 की करेंसी और 500 की नई करेंसी लॉन्च की, और फिर कुछ समय बाद 2000 की करेंसी को प्रिंट कर दिया, और कुछ सालों में उस करेंसी की प्रिंटिंग तो बंद की, जो की उस करेंसी को भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। सारे नोट उन्होंने वापस मंगवा लिए। आज की तारीख में जो मैक्सिमम जो अमाउंट का अपने इंडिया में जो नोट है वो है 500 का। और आप आने वाले समय में ये भी देखेंगे कि ये जो नोट है, जो बड़ी वैल्यू के नोट है, 500 जैसे नोट है, वो भी आने वाले समय में हो सकता है सरकार क्या कर दे, बंद कर दे। यानी सरकार का पूर्णतया फोकस क्या है, ज्यादा से ज्यादा आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करें, ज्यादा से ज्यादा आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि हमारा देश पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम पर आ जाए, और उसके लिए सरकार ने कई तरीके की योजनाएं भी निकाली है। गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवाए। भारत में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जनधन खाते ओपन किए, जो कि 2014-15 की जो एक्टिविटी थी उसमें। फिर गवर्नमेंट ने 2017 के जो बजट था, इनकम टैक्स जो आपका एनुअल बजट आता है, उसमें 2017 में कैश लेन देनों के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध इंपोज किए। यानी अप्रैल 2017 के बाद हम कई सारे हमारे ऊपर ऐसे नियम लागू कर दिए कि जहां पर आप कैश की जो लिमिट है वो तय कर दी गई, और समय समय पे गवर्नमेंट इन नियमों में मॉडिफिकेशन और नए नियम लॉन्च करती जा रही है। और एक समय ऐसा भी आएगा जब आप नकद आपके पास पहली बात तो होगा नहीं, क्योंकि उतनी मार्केट में जो नकद सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और आप पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम पर आ जाओगे। इवन आई हैव सीन कि किसी बंदे को 5 रुपए का पेंसिल और रबर, उसने इरेजर खरीदा और उसने वो गूगल पे किया, फोन पे किया। तो जमाना वो है कि हम वॉलेट लेस हो चुके हैं। हम मोबाइल में आज की तारीख में पर्स लेके नहीं घूमते, कैश लेके नहीं घूमते, क्योंकि हमें कहीं पर भी पेमेंट करना होता है। हम एक समोसा भी ऑर्डर करते हैं तो हम उसका पेमेंट किससे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये आप समझ के चलिए कि गवर्नमेंट भी यही चाहती है और सिस्टम में लाना चाहती है। डिजिटल जब सिस्टम बनेगा तो टैक्स चोरी भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। कैसे करोगे टैक्स चोरी, कैश लेन देनों से टैक्स चोरी को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो कैश ट्रांजैक्शन लिमिट को है।
तो खर्चा कितना कर सकते हैं, किसी भी चीज का कितना पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टर को हम कितना पेमेंट कैश में कर सकते हैं, नकद में हम कोई चीज बेचते हैं तो कितना पैसा हम ले सकते हैं एक सिंगल बिल के अगेंस्ट में, बैंक से लोन लेना या डिपॉजिट बैंक में जमा कराने में हम कितना पैसा कैश में जमा करा सकते हैं, लोन का रीपेमेंट वापस आप कितना कैश में कर सकते हो, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है तो आपका लिमिट क्या है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देना है तो क्या लिमिट है, अगर आप किसी प्रकार का अपने व्यापार में कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई एसेट खरीद के लाते हैं तो उसका क्या नियम है, कैश में लेन देन की लिमिट बता रहा हूं मैं। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी मकान फ्लैट या जमीन खरीदते हैं तो उसमें कितना पैसा आप कैश में ले सकते हैं, दे सकते हैं। प्रॉपर्टी परचेज की भी कैश लिमिट है और प्रॉपर्टी सेल की भी कैश लिमिट है। सैलरी का कितना पेमेंट आप कैश में कर सकते हो और बैंक से कितना पैसा नकद में निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर ये कौन सी बात हुई, मैंने कहा क्यों सर, बैंक में खाता खुलवाया हमने, मैंने कहा ओके, हमारे ही पैसे हमने जाके बैंक में जमा कराए तो पैसे तो हमारे, हम चाहे जितना निकालें, भैया आप जमा तो करा सकते हो नकद में, थोड़ा 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 करके आप नकद में पैसे क्या करते जाओ, बैंक में जमा तो कराते जाओगे, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके एक दिन बड़ा होगा अमाउंट। तो गवर्नमेंट ने इसकी भी लिमिट सेट कर रखी है कि आप कितना पैसा कैश में निकाल सकते हो अपने ही अकाउंट से, आपको फिर जवाब देना पड़ेगा अगर आपने उस लिमिट से ज्यादा पैसा निकाला। तो ये 12 तरीके के कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी चर्चाएं करेंगे, पेनल्टी की चर्चा भी करेंगे। आप अगर एक्सप्लेनेशन के साथ इसके जो सेक्शंस है उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, बने रहिए एंड तक। और सबसे खास बात है कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बात करते हैं हम प्रैक्टिकल पार्ट, जो कैश कॉन्सिक्वेंसेज या कैश लिमिट के ऊपर जो गवर्नमेंट ने जो नियम बना रखे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, हम कितना पैसा पेमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस से। देखिए ये नियम लागू होगा बिजनेसमैन के ऊपर, किसके ऊपर, क्योंकि अब आप समझिए बिजनेसमैन बुक्स में रिकॉर्ड चढ़ाता है, एंट्री करता है, समझ रहे हो, उसकी एंट्री बाद में जब टैक्स ऑडिट होती है तो उसकी एंट्री की स्क्रूटनी होती है, उसके द्वारा किए गए हर काम की जांच पड़ताल होती है। तो उस जांच पड़ताल में ऐसा कुछ पाया गया तो फट से ऑडिटर बोलेगा भैया ये डिसअलाउ हो जाएगा, हटा इसको, ड्राइंग मान इसको, खर्चा नहीं है ड्राइंग है। उससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। जो वाजिब खर्चा था जिसको आप बिजनेस में क्लेम कर सकते थे वो वाजिब फिर वाजिब नहीं रहा। सिर्फ क्या गलती की वजह से वाजिब नहीं रहा, आपने उसका पैसा कैसे दे दिया, उसका पेमेंट कैसे कर दिया, कैश में कर दिया। किसी भी बिजनेस में जिसकी टैक्स ऑडिट होती हो, याद रखिएगा 10,000 रुपए से ज्यादा किसी सिंगल व्यक्ति को सिंगल डे में आप पेमेंट नहीं दिखा सकते एज पर सेक्शन 40A सब सेक्शन 3। दिस इज द सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बिजनेस में हम किसी को भी, वाजिब भी है खर्चा, 10,000 से ऊपर का कैश में सिंगल डे में नहीं दे सकते। सर इसका प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस करके बताओ, चलिए मैं बताता हूं आपको। मैं एक काम करता हूं, टैली ओपन कर रहा हूं, टैली प्राइम 6.1, ध्यान से देखिएगा। अगर बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है, आपने उसे कैश में चुकाया, 10,000 रुपए से ज्यादा था, सिंगल डे में किसी पर्सन को आपने उस खर्चे को चुका दिया, भले ही वो वाजिब खर्चा था, जब आप बिजनेस की इनकम कंप्यूट करोगे उस खर्चे को आप माइनस नहीं कर सकते क्योंकि वो डिसअलाउड एक्सपेंडिचर हो जाएगा, डिसअलाउ एक्सपेंसेस माना जाएगा। इस वजह से डिसअलाउ हो गया, इस वजह से नहीं हुआ कि वो बिजनेस से रिलेटेड था, इस वजह से हो गया क्योंकि आपने कैश में चुका दिया जबकि आप कैश में नहीं चुका सकते थे, राइट। अब देखिए आप समझिए, यहां पर हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी देखते चलते हैं कि कैसे पकड़ेंगे हम ऐसी चीजों को। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, एंटायर एक्सपेंस इज डिसअलाउड फॉर टैक्स पर्पज। जब आप पीएनएल बनाओगे, ट्रेडिंग बनाओगे, तो आप अपनी इनकम में से एक्सपेंसेस को क्या करोगे, माइनस करोगे। इस खर्चे को आप माइनस नहीं कर पाओगे क्योंकि वो अलाउड ही नहीं होगा एज अ डिडक्शन, समझ रहे हो। अब देखिए यहां पर हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा मेरा टैली का अब देखिए मैं यहां पर एक कंपनी ओपन कर लेता हूं, मान लो
जैसे मान लो मैंने ये एक कंपनी ओपन कर लेनी है, कोई भी मैं एक डेमो कंपनी ओपन कर लेता, मैंने ध्यान नहीं रखा नियमों को, क्योंकि मैं एक नॉर्मल अकाउंटेंट हूँ, मुझे इतना बारीकी से चीज़ें नहीं पता मान लो। तो मैंने तो मेरे बॉस ने बोला कि सबको सैलरी दे दो, तो एक जिशान नाम का मेरे यहाँ काम करता है, उसने बोला कि यार सर मेरे को तो सख्त ज़रूरत है आज ही पैसे की, तो आप मुझे ना कैश में दे दो। उसकी सैलरी 35,000 की थी, तो मैंने उसको 35,000 रुपये नकद गले से निकाल के दे दिए। और अब मैंने उसकी एंट्री, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने उसकी एंट्री ये कर ली, सैलरी अकाउंट डेबिट। आप समझना, मान लो ये मामला था 1 मार्च का, सैलरी अकाउंट डेबिट 35,000 और 2 कैश, और नीचे लिख दिया पेड टू जिशान, ब्रैकेट में लिख दिया सेल्स मैनेजर। अब आपने तो ध्यान दिया ही नहीं भैया, अब ये एंट्री कभी आपको रॉन्ग तो बताएगी नहीं कि आप गलत चल रहे हो। अच्छा, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें रॉन्ग बता देगी, जैसे बीजी सॉफ्टवेयर में यूज करोगे, आप एंट्री चढ़ाने जाओगे, बीजी एक मैसेज देगा कि आप कैश पेमेंट की लिमिट को क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो। तो हालांकि मार्केट में ऐसी बहुत सारे टूल और सॉफ्टवेयर हैं जो कंपनियों ने बनाए, तो वो आपको ये बता देंगे, लेकिन ये एंट्री यहां पर गलत नहीं बता रही आपको, आपने पास भी कर ली साहब। अब ये सैलरी कहां जाके खड़ा हो गया, पीएनएल में जाके खड़ा हो गया। अब आप देखिए पीएनएल में आपकी ये जो ट्रेडिंग और पीएनएल में आपकी जो क्रेडिट साइड होती है, राइट हैंड साइड, ये आपकी इनकम वाली साइड होती है, और ये जो डेबिट साइड होती है आपके खर्चों वाली साइड होती है। अब क्या होगा, अगर आपका ये बिजनेस ऑडिट में आता है, तो ऑडिटर क्या करेगा, फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब वो ऑडिट करेगा, तब वो इन सारी चीजों को एक एक करके बारीकी से क्या करेगा, चेक करेगा। समझ रहे हो? तो जब वो ये चीजें देखेगा, तो आप देखिए इसमें सैलरी वाला खर्चा भी आएगा। देखिएगा ये सैलरी आया साहब, आपने कितनी सैलरी चुका रखी, 5,08,000। अब सैलरी एक वाजिब खर्चा होता है कि बिजनेस अपने एम्प्लॉय को रेम्युनरेशन जो पे करता है उनके वर्क के बदले में, उसको दिया जाने वाला अमाउंट सैलरी कहलाता है। ये एक वाजिब खर्चा है, लेकिन जब वो अंदर घुसेगा, वो देखेगा कि आपने दिसंबर में 4,73,000 रुपए का पेमेंट किया, वो जाएगा और वो यहां जाके देखेगा कि ये आपने इसको पेएबल में डाला हुआ है। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल 310, ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस आपने काट रखे हैं, तो ये एक एंट्री कर रखी है। चलो ये 310 कैसे चेक चुका है, वो भी आगे सैलरी पेएबल में जाके चेक करेगा बंदा। ठीक है, लेकिन यहां पर फिर वो देखेगा मार्च में भी आपने 35,000 रुपए चुकाया हुआ है, वो जब इसमें जाके देखेगा तो यहां पर पता पड़ रहा है आपने कैश में चुकाया हुआ है। ये गड़बड़ हो गई आपसे। आप कोई भी खर्चा 10,000 से ऊपर का सिंगल डे में नहीं चुका सकते, तो ये डिसअलाउ है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ज्यादातर सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रायल होता है, अंदर ऑडिट फीचर होता है। वो चीजों को जब आप करते हो तब भी रिकॉर्ड कर देता है, और बाद में जब मॉडिफाई करते हो तब भी रिकॉर्ड कर देता है। अगर आप अब देखिए, आपको उसने सीए ने बोला है कि आपने 35,000 कैश में कैसे दे दिए, आपने इसको चेक से देना चाहिए था, आपने बोला सर दे दिया, उसको जरूरत थी इमरजेंसी में। अब क्या करें, बोले डिसअलाउ हो जाएगा, इसको ड्राइंग में डालना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ड्राइंग में कैसे डालते हैं, ये तो वाजिब खर्चा है, सैलरी दी मैंने, मेरे को इसकी तो छूट मिलेगी, क्योंकि ड्राइंग में डालने से आपका 35,000 से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान देना, इस सैलरी से निकाल के अगर इस 35,000 को किस में डाला जाता है, ड्राइंग में डाला जाता है, तो आपका 35,000 से इनकम अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। तो आप तो वहां पर अड़ गए कि साहब ये तो खर्चा है, सैलरी दिया है। अरे सैलरी दिया है तो इतना आप कैश में नहीं दे सकते थे, तो सर क्या नियम है, उसने बोला है कि 10,000 का नियम है। तो एक काम करो ना, इसके 4 टुकड़े कर दो, 8,500 रुपए का कर दो, 9,000 का कर दो। अरे तू टुकड़े करेगा, तू इस एंट्री को तोड़ेगा और 4 एंट्रियों में डालेगा, तो एक तो इसको तोड़ेगा, इस एंट्री को हटाएगा, वो भी ऑडिट फीचर में रिकॉर्ड हो जाएगा, और वो 4 वापस से ऐड करेगा, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। उसका जवाब तो किसको देना पड़ेगा, ऑडिटर को देना पड़ेगा ना, वो ठप्पा लगा रहा आपकी अकाउंटिंग पर। तो इसीलिए ऑडिट में ये ध्यान देगा ऑडिटर, और इसको डिसअलाउ कर देगा। सैलरी से ड्राइंग में डालेगा और ऑडिटर के पास जवाब होगा कि इसने कैश में पेमेंट कर दिया, इसलिए हम इसे डिसअलाउ कर दिया हमने, वो उसका लिए एक परफेक्ट जवाब है। लेकिन इसको मॉडिफिकेशन करना मतलब फिर क्या जवाब देगा वो। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, कैश लिमिट के ट्रांजेक्शन को हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। आपको सिंगल पेमेंट सिंगल डे में किसी सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का नहीं करना। अगर वो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं तो 10,000 की लिमिट को आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 35,000 की सैलरी एक व्यक्ति को कैश में नहीं दे सकते, दे सकते हो, लेकिन फिर आपको उसको छोटी छोटी एंट्रियों के रूप में देना पड़ेगा, टुकड़ों में देना पड़ेगा। 50,000 का एक बिल है,
आप उसको पेमेंट कर सकते हो कैश में, लेकिन वो टुकड़ों टुकड़ों में पेमेंट करना पड़ेगा और वो छोटी छोटी एंट्री आपकी बुक्स में नजर आनी चाहिए। एक मुश्त एंट्री 10,000 से ऊपर की नजर नहीं आनी चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी फर्स्ट सेक्शन 40A सब सेक्शन 3, एक्सपेंडिचर के पेमेंट की कैश लिमिट होती है 10,000 रुपए पर डे पर पर्सन। लेकिन अगर आप ये पेमेंट किसी ट्रांसपोर्टर को कर रहे हैं जिसका बिजनेस क्या है, माल का मूवमेंट करना, आपका माल लाता ले जाता है, उसको आपको पेमेंट करना है, तो इस केस में ये लिमिट हो जाती है 35,000 रुपए पर डे। ट्रांसपोर्टर को आप 35,000 रुपए तक का सिंगल डे सिंगल ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर सकते हो एज पर द रूल नंबर 6DD। 10,000 के बजाय 35,000 की लिमिट होती है ट्रांसपोर्टर के केस में, क्योंकि ट्रांसपोर्टर आपका माल लेके गाड़ी लेके मूवमेंट कर रहा है, तो उसको रास्ते में डीजल भी भरवाना पड़ता होगा, उसको रास्ते में अब TADA उन जो खलासी ड्राइवर होते हैं उनके भी रास्ते में वो कहीं रुकते भी होंगे ढाबों पे, खाना भी खाते होंगे, रात स्टे भी करते होंगे, कहीं छोटा मोटा ट्रक में कोई खराबी हो जाए तो उसको रिपेयर भी करवाते होंगे, कहीं पंचर हो गया उसको रिपेयर कराते होंगे, तो वो कहाँ मोबाइल हाथ में एक स्मार्टफोन लेके घूमेंगे। टेक्निकली देखें तो गवर्नमेंट ने ये नियम जो बना रखा वो इसलिए बना रखा है कि उनको जब वो सोचिए राजस्थान से कोई गाड़ी निकली है केरला के लिए, तो आपको ड्राइवर को पैसा देके तो भेजना पड़ेगा ना। जरूरी थोड़ी कि ड्राइवर के पास स्मार्टफोन हो, जरूरी थोड़ी कि ड्राइवर हर वक्त उस पोजीशन में हो जहां पर ड्राइवर इंटरनेट की फैसिलिटी में हो, नेटवर्क पकड़ रहे हो, जहां पे वो ऑनलाइन गूगल पे से क्या कर सके, पेमेंट कर सके। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस नियमों में 10,000 की बजाय क्या लिमिट सेट कर रखी है, 35,000 रुपए की लिमिट सेट कर रखी है, याद रखिएगा। यानी वी कैन पेमेंट मोर देन 10,000 टू द ट्रांसपोर्टर इन अ सिंगल डे, जहां पर लिमिट है 35,000 की, और ये हम कर सकते हैं कैश में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सेल रिसिप्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेसेस के लिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप नकद में क्या माल बेच सकते हो। क्या बिल्कुल बेच सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता। आप समझिए, मेरा एक बहुत फेमस कचौरी समोसे का स्टॉल है जहां मेरी हजारों रुपए की रोज की इनकम हो रही है, और जब मैं पूरे साल भर की जब गणित कर रहा हूं तो पता पड़ रहा है मेरा 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। कितने समोसे कचौरी बेच दिए मैंने? सर आपको समोसे कचौरी बहुत याद आते हैं, आप सोच रहे होंगे। अब समझिएगा कि अगर मैं 10 करोड़ रुपए की सेल कर रहा हूं और मेरी मैक्सिमम सेल, मैं नेट इंटरनेट वगैरह यूज नहीं करता, मैं स्मार्टफोन यूज नहीं करता, मैं मेरे बिजनेस पे पुश्तैनी बिजनेस है उसी पे पूरा फोकस करता आया हूं, मेरी जमी जमाई दुकान है, मेरा टेस्ट है मार्केट में, लोग मेरे उस टेस्ट को लेने आते हैं, खाते पीते हैं और मुझे पैसे देके जाते हैं। अब मेरा 10 करोड़ में से 9 करोड़ रुपए कैश में आया, सब समझना। लेकिन वो कैश में कब आया? पूरे साल भर में आया, ऑल 365 डेज में आया। क्या मैं ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दिन के 5 लाख रुपए की सेल भी कर रहे हो और 5 का 5 लाख ही आपके पास कैसे आ रहा है? कैश में आ रहा है, नकद में आ रहा है, आप ले सकते हो और जाके उसी दिन बैंक में जमा भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि कोई भी सिंगल बिल के अगेंस्ट में आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ना लें। अब आप बोलोगे कि सर आपने कचौरी समोसे का एग्जांपल क्यों लिया? इसलिए लिया कि कोई भी बंदा कचौरी समोसे एक बिल के अगेंस्ट में 2 लाख रुपए से ज्यादा का पैसा नहीं देगा। तो ये जेन्युइन सी बात है कि आप समझिए, आपकी रिटेल बिक्री हो रही है, छोटी छोटी बिक्री हो रही है, स्मॉल अमाउंट कैश में आ रहा है। जो आपके दिन का 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए कैश में आ रहा है, वो 200 लोगों से आ रहा है, वो 500 लोगों से आ रहा है। यानी कोई भी एक सिंगल इनवॉइस आपका 2 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है, आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप सोचिए मेरा ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, मेरा हुंडई का शोरूम है साहब, मैं हुंडई की गाड़ियां सेल करता हूं। अब आप समझिए कोई भी गाड़ी 2 लाख से नीचे की तो होती नहीं है, 5-6 लाख 7 लाख से गाड़ी क्या होती है, शुरू होती है। तो यानी एक बिल ही आपका कितने का बनता होगा? 6-7 लाख रुपए से ऊपर का ही बनता होगा। कोई बंदा 15 लाख की गाड़ी ले जा रहा है, कोई बंदा 20 लाख की गाड़ी ले जा रहा है, कोई 25 लाख की गाड़ी ले रहा है, कोई 1 करोड़ की गाड़ी ले रहा है। 1 करोड़ की गाड़ी लेगा तो बिल तो एक ही बनेगा ना। अब उस 1 करोड़ के अगेंस्ट में आप मैक्सिमम कितना अमाउंट कैश में ले सकते हो? 1,99,999। 2 लाख भी नहीं ले सकते। आपको 98 लाख और 1 रुपया बैंक से लेना पड़ेगा और 1,99,999 मैक्सिमम आप उस बंदे से
कैश में ले सकते हो। यानी बिजनेस में सेल रिसिप्ट सिंगल बिल के अगेंस्ट में सिंगल पर्सन से कितनी लिमिट है? 2 लाख की लिमिट है। आप एक बिल के अगेंस्ट में मैक्सिमम 2 लाख रुपए कैश में ले सकते हो। 2 लाख टच भी नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। एज पर द सेक्शन 269 ST आप किसी से भी 2 लाख से ज्यादा का कैश सिंगल बिल के अगेंस्ट में, सिंगल ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में नहीं ले सकते। याद रखिएगा, सिंगल ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में। और ये सिंगल डे की लिमिट नहीं है, और भी बता दूं मैं, ये सिंगल बिल की लिमिट है। सिंगल बिल की लिमिट है, सिंगल डे की लिमिट नहीं है। आपने कार का 15 लाख का बिल बनाया, सामने वाले ने बोला है कि ठीक है 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देने, मैं एक काम करता हूं रोज के 1.5 लाख रुपए देकर 10 दिन में 15 लाख दे देता हूं कैश में, फिर भी नहीं ले सकते, क्योंकि सिंगल बिल के अगेंस्ट में 2 लाख मैक्सिमम लिमिट है। याद रखिएगा। और सर ले लिया तो क्या उखाड़ लोगे आप? मैं बताता हूं क्या उखाड़ लेंगे। अगर आपने ले लिया एज पर सेक्शन 271DA, जितना अमाउंट आपने कैश में लिया होगा उतने के उतने अमाउंट के बराबर पेनल्टी आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। इसीलिए जब ऑब्जर्वेशन होगी टैक्स ऑडिट में, तो याद रखिएगा आपकी सेल की भी ऑब्जर्वेशन होगी। किसकी? आपने जो ये सेल दिखाई हुई है, आपने इसकी भी ऑब्जर्वेशन होगी कि ये सेल आपके जो बिल है, ये बिल कितनी कितनी वैल्यू की, और उसके अगेंस्ट में जो पैसा है, जैसे ये मोहनलाल कंस्ट्रक्शन को आपने सेल किया है साहब, टोटल 7,15,700 रुपए का बिल है, तो ये भी देखा जाएगा मोहनलाल कंस्ट्रक्शन के अकाउंट में जाके कि इसमें से कितना पैसा उसने किसमें दिया, कैश में दिया। अकाउंट में कैसे जाएंगे सर, बताता हूं। आप बाहर निकलेंगे DAL डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, और उसमें आप लिख दोगे मोहनलाल कंस्ट्रक्शन, एंटर मारोगे, ये लेजर है उसका। अभी तक तो पैसा आया नहीं है, ड्यू चल रहा है। 7,15,000 की सेल थी और उसमें से उसने कुछ रिटर्न कर लिया, सेल रिटर्न कर लिया, क्रेडिट नोट बना है उसके अगेंस्ट में। अभी तक 5,46,010 रुपए क्रेडिट में चल रहा है, तो पैसा यहां से आपको रिसिप्ट की एंट्री नजर आ जाएगी उस बिल के अगेंस्ट। अगर कोई भी एंट्री 2 लाख से ऊपर की हुई, और वो भी किस में हुई, कैश में, वो डिसअलाउ करनी पड़ेगी आप, वो आप दिखा नहीं सकते, दिखाते ही डबल पेनल्टी, मतलब उतनी की उतनी आपको इनकम टैक्स को क्या देनी पड़ जाएगी, पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। दिस सेक्शन, मुझे बताइए, अभी तक मैंने सिर्फ 3 पॉइंट डिस्कस किए, क्या आपको पहले से पता था ये सब? नहीं पता था। तो इसीलिए ये नॉलेजेबल जो क्लासेस होती हैं उनको ध्यान से सुनना, समझना, और इस तरीके की जो वीडियोस होती हैं वो हमारे करियर की एडवांसमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ मैं अकेला ही ऐसी क्लासेस दे रहा हूँ। मार्केट में जितने भी आपको यूट्यूब पर अच्छे प्रोफेशनल्स हैं वो सब अच्छा ही सिखाते हैं, और आपको उनकी वीडियोस देखते हुए अच्छा सीखते चलना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा, लोन और बैंक में पैसा जमा कराने की भी लिमिट होती है, नकद की लिमिट। याद रखिएगा, आप 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन कभी कैश में नहीं ले सकते, ना ले सकते ना वापस चुका सकते। सिंगल ईयर की लिमिट है ये, सिंगल ईयर, सिंगल लोन के अगेंस्ट में सिंगल ईयर की लिमिट है 20,000 से ज्यादा। और ना आप, याद रखिएगा, एफडी और आरडी कैश में ओपन करवा सकते हैं, कि आप एक थैला भर के नकद लेके गए हो, बैंक को बोला कि मेरी डायरेक्ट एफडी बना दो, नहीं बनाएगा बैंक। पहले उस पैसे को आपको करंट या सेविंग अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा, और वहां से आपकी एफडी में वो पैसा कन्वर्ट होगा। तो लोन और डिपॉजिट की भी लिमिट है, और इसमें भी ध्यान देना, अगर इससे ज्यादा का अगर आपने कोई भी लोन, डिपॉजिट या एडवांस लिया या दिया, तो आपकी एज पर सेक्शन 271D पेनल्टी इक्वल हो जाएगी उस अमाउंट के जितना कैश में आपने ट्रांजेक्शन किया। ऑलराइट, यानी आप समझिए, आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रन कर रहे हैं, या आप एक मिनी बैंक रन कर रहे हैं, या आप एक इंडिविजुअल भी हैं, या आप एक बिजनेसमैन भी हैं, आपने कोई लोन के रूप में पैसा लिया या दिया, या डिपॉजिट के रूप में पैसा लिया या दिया, या एडवांस के रूप में पैसा लिया या दिया, आप 20,000 से ऊपर का कैश में ना ले, ना दें। राइट, एज पर सेक्शन 269SS। अगला ये देखिए, रीपेमेंट में अभी बता रहा था आपको, ना ले सकते हैं ना वापस चुका सकते हैं। मेरा लोन चल रहा है साहब 10 लाख रुपए का, मैंने कोई मकान पे लोन लिया था। अब मैं सोच रहा हूं कि यार मेरे पास अभी कहीं से मेरी खेती बाड़ी से 2 लाख रुपए का नकद में मुझे वो अभी फसलें बेची उसका पैसा आया, मैं वो 2 लाख रुपए बैंक को नहीं दे सकता उस लोन के रीपेमेंट के लिए।
20,000 से ज्यादा का रीपेमेंट कैश में नहीं कर सकते आप एज पर सेक्शन 269T। किसी भी लोन या किसी भी डिपॉजिट के अगेंस्ट में आप अगर रीपेमेंट दिखाना भी चाहते हो अपनी बुक्स में, अब देखिए सर, ये अब हो सकता है आप में से कई सारे ऐसे लोग वीडियो देख रहे हो जिन्होंने कभी इन नियमों का ध्यान में नहीं रखा हो, और आप ये कह सकते हो कि हम तो करते हैं। आप इसलिए करते हो क्योंकि आप ऑडिट में नहीं आते। अगर आप ऑडिट में आते हैं तो आपने अगर किया भी होता तो डिसअलाउ हो जाता, आपका ऑडिटर पकड़ लेता उस चीज को। तो आम आदमी तो हर कुछ करता है। आम आदमी तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भी नकद में ले लेता और 15-20 लाख की रजिस्ट्री कराता है, करता है। पकड़ में नहीं आता तब तक करता है, पकड़ में आता है उसके बाद जिंदगी में करने लायक नहीं बचता। राइट? रूल्स होते हैं, और अब धीरे धीरे इन नियमों को गवर्नमेंट टाइट भी कर रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे फेसलेस असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई। हर चीजों को एसएफटी ट्रांजैक्शन से गवर्नमेंट लिंक कर रही है। आप जो काम कर रहे हैं आपके पैन और आधार से वो चीजें लिंक है, वो गवर्नमेंट को पहले से पता चल जाती है। टीडीएस के नियम एप्लीकेबल है, टीसीएस के नियम एप्लीकेबल है, एडवांस टैक्स के नियम एप्लीकेबल है। कई तरीके की ऐसी रिपोर्टिंग होने लग गई है कि हम नहीं बताएंगे, सामने वाली पार्टी जाके बता देगी कि मैंने इसके साथ ये किया है, ये लेन देन किया है। तो ऐसे केस में धीरे धीरे मतलब सिस्टम बन रहा है, और उस सिस्टम से आप ज्यादा दिन तक बच के नहीं चल पाओगे। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी अगर आपने रीपेमेंट कर दिया किसी लोन का 20,000 से ज्यादा का? पूरा का पूरा जो रीपेमेंट किया है वो पेनल्टी के रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है 271E के अंतर्गत। किसी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो मोदी जी क्यों ना हो, आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन 2,000 रुपए से ज्यादा का कैश में नहीं दे सकते। और पॉलिटिकल पार्टी को जो हम डोनेशन देते हैं उसका हम क्लेम करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। जब हम ओल्ड स्लैब में आईटीआर फाइल करते हैं 80GGC और GGB के अंतर्गत हम डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो याद रखिएगा, वो डिडक्शन आपको तभी अलाउ है जब आपने 2,000 से ऊपर का पेमेंट किसमें किया हो, अदर देन कैश में, बैंक ट्रांसफर किया हो, चेक से किया हो, उससे किया हो तो चलेगा। आपने कैश में 2,000 से ज्यादा का कैश डोनेशन आपका डिसअलाउ हो जाएगा और आप इन सेक्शंस का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। कौन कौन से सेक्शन का? GGC और GGB का, याद रखिएगा। तो पॉलिटिकल पार्टी को 2,000 से ऊपर का अमाउंट कभी भी आपको कैश में नहीं देना, नॉन कैश पेमेंट मोड होना चाहिए, बैंकिंग मोड होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर दे दिया तो क्या होगा सर? ये डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या हुआ? परिणाम क्या भुगतने पड़ सकता है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को भी आप 2,000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन नहीं दे सकते। अगर दे दिया तो 80G का जो आपको डिडक्शन मिलता है वो डिसअलाउ हो जाएगा। 80G का डिडक्शन क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जानते हो ना आप, जैसे कोई चैरिटी पर्पज से कोई इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जैसे नारायण सेवा संस्थान हो गया, सेवा संस्थान हो गया, न जाने इंडिया में बहुत तरह के एनजीओ चल रहे हैं। तो ये 12AA रजिस्टर्ड होते हैं। इनको आप डोनेशन देते हो तो आपको 80G में क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपने कैश में 2,000 से ऊपर का डोनेशन दे दिया। बिजनेस में आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कोई एसेट खरीदना। आपने कोई एसेट भी खरीदी और आपने अगर 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट उसके अगेंस्ट में किस में कर लिया? कैश में कर लिया। एज पर सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 एक्सप्लेनेशन 3 के अंतर्गत अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट खरीदते वक्त 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट इन अ सिंगल डे आप अगर देते हो कैश में, तो आप उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे। क्या बोला? 2 लाख की मशीन लेके आया, सारा पैसा कैश में दे दिया और बिजनेस में मशीन को क्या बता दिया? एसेट बता दिया, डिसअलाउ हो जाएगी, डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर पाओगे। डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करता है? व्यापार अपनी एसेट के ऊपर अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन खर्चे के रूप में बताता है, नहीं बता पाओगे। राइट? कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप परचेज करते हो, 20,000 रुपए से ज्यादा का नकद में आप पेमेंट न करें। सेक्शन 269(a) के अंतर्गत अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी और उसके अगेंस्ट में अगर आपने कैश में 20,000 से ज्यादा का पेमेंट किया, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, याद रखिएगा। और उतने के उतने अमाउंट की आपको पेनल्टी लग जाएगी एज पर सेक्शन 271D, जितने अमाउंट का आपने कैश में पेमेंट किया। इसलिए प्रॉपर्टी के लेन देन में आप कैश लेने देने से बचें। समझ रहे हैं? प्रॉपर्टी खरीदने पे भी आप कैश का पेमेंट न करें, और अगर आपने प्रॉपर्टी बेची भी है तो आप सामने वाले से 20,000 से ऊपर का कैश
न ले, क्योंकि वही सेम प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे और उतनी पेनल्टी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो दोनों पार्टियों पे पेनल्टी एप्लीकेबल होगी, देने वाले पे भी और लेने वाले पे भी, याद रखिएगा। समझ गए? सैलरी पेमेंट, अगर आपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉय को, स्टाफ को 10,000 रुपए से ऊपर का सिंगल डे में सैलरी का पेमेंट करते हो एज पर सेक्शन 40A सब सेक्शन 3, आपका वो पेमेंट डिडक्शन के रूप में डिसअलाउ हो जाएगा। आप उस सैलरी को अपना बिजनेस का एक्सपेंस नहीं बता पाओगे और उतने अमाउंट से आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, जिस पे आपको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। ये हम वैसे, ये पहला एक्सपेंडिचर वाली लिमिट वाला सेक्शन ही है, इसलिए सैलरी कभी कैश में न दें। ये अलग से इसलिए भी मैंने बताया क्योंकि हर बिजनेस में एम्प्लॉय होते ही हैं, परमानेंट एम्प्लॉय भी होते हैं, टेम्पररी वर्कर्स भी होते हैं, वेजेस और सैलरी बिजनेस का एक महत्वपूर्ण खर्चा होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 10,000 से ऊपर का बंदे को पेमेंट ना करें, किसमें? कैश में, नहीं तो आप दिखा नहीं पाओगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो लेके बैठ जाएगा, आप शो नहीं कर पाओगे। और बैंक से पैसा नकद में नहीं निकाल पाओगे, आपके खुद के अकाउंट से भी 1 करोड़ रुपए की लिमिट है पर एनम, यानी वार्षिक। 1 करोड़ से ज्यादा का कैश में आपने विड्रॉ किया अपने ही अकाउंट से, ज्यादातर केसेस में ये सेविंग करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 194N, आप 1 करोड़ के ऊपर लिमिट जाते ही वो बैंक या वो पोस्ट ऑफिस आपको जो पेमेंट करेगा उस पर 2% TDS डिडक्ट कर देगा। कितना? और अगर आपने ITR फाइल कर रखे हैं तो 2%, अगर आपने ITR नहीं फाइल कर रखे तो 5%, ये मैक्सिमम डिडक्शन की लिमिट, वो डिडक्ट कर लेगा। अब आप समझिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी। कॉन्सिक्वेंसेस ये होगी कि ऊपर के अमाउंट पर आपका TDS कट के आएगा, तो गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता पड़ जाएगा कि आपने साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा का क्या किया है, विड्रॉल किया है। अगर समझिए, आप समझिए, मेरा अकाउंट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में और मेरा नाम है अरुण कुमार शर्मा। अब मैंने पूरे साल भर में 1 करोड़ और 20 लाख रुपए बैंक से विड्रॉ किए, मेरे ही अकाउंट से, करंट अकाउंट से। किस में निकाले? कैश में। अब बैंक क्या करेगा? अंडर सेक्शन 194N बैंक ने TDS काट लिया होगा मेरा, कितना %? 2%। और ये TDS कब एप्लीकेबल हुआ होगा? 1 करोड़ क्रॉस होने पर। तो ऊपर के 20 लाख का 2%, 20 लाख का 2%, 20 लाख का 2%, 40,000। यस, 40,000 का 194N के अंतर्गत मेरे पेन नंबर पर टैक्स TDS पहुंचा होगा गवर्नमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, मेरे पेन नंबर से। और किसने दिया होगा? बैंक ने दिया होगा इनकम टैक्स को। कितना हजार का TDS? 40,000 का। तो बैंक इस 40,000 के TDS को कैलकुलेट करेगी, बैंक सॉरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 40,000 आया है तो उसको तो पता पड़ जाएगा कि इनको कितना इन्होंने कैश विड्रॉ किया। इन्होंने 1 करोड़ 20 लाख का कैश विड्रॉल किया होगा तभी 40,000 आया। तो वो फिर आपने जो विड्रॉल किया है वो आपके ITR में आपको उस विड्रॉल का जस्टिफिकेशन भी डालना पड़ेगा, तो पैसा आपने कहां और किस पर्पस के लिए निकाला। बैंक से निकालने की कहां नौबत आ गई, जब आज की तारीख में पूरी दुनिया डिजिटल लेन देन पर आधारित है। आपको किसी को पेमेंट भी करना था तो आप ऑनलाइन कर सकते थे, कैश निकालने की नौबत कहां से आ गई? क्योंकि आपने अगर निकाला होगा तो डेफिनेटली उस पैसे को कहीं ना कहीं यूज किया होगा, आपसे जस्टिफिकेशन मांगी जाएगी। एक तरफ तो सरकार कैश लेन देनों को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, दूसरी तरफ आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, तो आपसे पर्पज पूछा जाएगा। क्योंकि आपने कैश निकाला, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपका पैसा था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो पैसा आपने जिसको दिया उसने शो ही नहीं किया होगा कहीं, क्योंकि उसके पास किस में गया? कैश में गया। तो उसने शो नहीं किया होगा, तो उस पैसे पे गवर्नमेंट को जो टैक्स आ सकता था अगर आप 1 नंबर में देते, वो टैक्स कहीं ना कहीं चोरी हुई है, तो गवर्नमेंट ये जरूर आपसे पूछताछ करेगी। राइट? सो ये थे वो 12 ट्रांजैक्शन और उनके ऊपर कैश की लिमिट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा किस तरीके का आपको ये कंटेंट लगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बने रहिए इस चैनल के साथ।